अगला जो आंदोलन का पहलू है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है नारी गरिमा आंदोलन। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ये आंदोलन जिसका हम जिक्र करेंगे महिलाओं से संबंधित है और उनकी गरिमा से संबंधित है। भारत में यदि हम मध्यकाल की बात करें या आधुनिक काल की भी बात करें तो महिलाओं की स्थिति वैसी ही थी जो सामाजिक रूप से कमज़ोर और पिछड़े वर्गों की थी। महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में ही हम डाल सकते हैं, कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में ही हम डाल सकते हैं भारत में, खासकर मध्यकाल और आधुनिक काल में। जो भारत का पुनर्जागरण का काल है, जिसका प्रारंभ हम राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज के बैनर तले हुए आंदोलन से कर सकते हैं। तो आपने ध्यान सुना होगा, मैंने जिक्र किया था कि राजा राम मोहन रॉय ने सतत रूप से महिलाओं के उद्धार का प्रयास किया। उनके आंदोलन के, उनके ब्रह्म समाज के जो बहुत से आयाम थे, बहुत से जो उद्देश्य थे, उनमें से अधिकतर उद्देश्यों के पीछे महिला उद्धार था। और महिला उद्धार से उनका तात्पर्य था महिलाओं की गरिमा को पुरुषों के समकक्ष लाना, पुरुषों के बराबर लाना। और उसी तारतम्य में उन्होंने सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का प्रबल समर्थन आदि आदि कदम उठाए थे, आदि का प्रबल समर्थन किया था और सरकार पर दबाव बनाया था, अंग्रेज सरकार पर, इस संबंध में कानून बनाने के लिए। भारतीय पुनर्जागरण के काल में महिलाओं के सुधार के लिए बड़े प्रयास हुए और तो उस काल में जो प्रयास हुए, ये भले ही उस काल में तात्कालिक परिस्थितियों में, तात्कालिक कारणों से उतनी सफलता अर्जित नहीं कर सके होंगे, ये प्रयास उतनी सफलता नहीं पा सके होंगे, पर निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, इन्होंने रास्ता बनाया और रास्ता दिखलाया। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास, आत्माराम पांडुरंग जी के प्रयास, ये सब प्रयास व्यर्थ नहीं गए। एक रास्ता दिखा, एक दिशा में महिला सुधार आंदोलन अग्रसर होता चला गया। भारत राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ भारतीय नारी की छवि भी नए तरीके से परिभाषित होने लगी। भारत राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ भारतीय नारी की छवि ये भी नए तरीके से परिभाषित होने लगी। नवजागरण काल में सुधारवादी आंदोलन की जो लहर आई थी, इसमें स्त्रियों की स्थिति को लेकर बहुत से नए लोग सामने आते हैं। कई महिला सुधारक भी सामने आई। उन महिला सुधारकों में यदि हम नाम लें तो इस नव जागरण काल में सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी आदि आदि कुछ नाम सामने आते हैं। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनकी पत्नी भी उनसे कुछ कम नहीं थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष काम किया, महिलाओं के लिए किया और उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में। माना जाता है कि देश का पहला लड़कियों का स्कूल श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने ही 1860 के दशक में महाराष्ट्र में खुलवाया था और स्वयं वहाँ शिक्षिका के रूप में भी कार्य करती थी। उन्होंने इस विचार को, शिक्षा के कार्य को हाथों हाथ लिया और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का, सती प्रथा पर रोक लगाने का, इस पे बहुत काम किया। पंडित रमाबाई 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं और ये भी महिला मुक्ति आंदोलन की ओर अग्रसर होता है। 1889 में विधवाओं के लिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की।
ऐसा होम, ऐसी व्यवस्था जिसमें विधवाओं को पर्याप्त सम्मान से रखा जाए, देखा जाए, व्यवहार किया जाए। शारदा सदन 1900 में मुक्ति सदन की स्थापना भी इसी उद्देश्य से होती है, श्रीमती रमाबाई द्वारा। 1910-20 में इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर महिला संगठन बनाने का प्रयास शुरू होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक संगठन बने, जिसकी शुरुआत बड़े छोटे स्तर पे हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर किसान संगठनों का आना हुआ, उसकी भी शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी। उसी प्रकार महिला संगठन भी अब एक अखिल भारतीय स्तर पर सामने आते हैं। इसकी पहल होती है 1917 में मद्रास में भारतीय महिला एसोसिएशन, 1917। 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। और स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाएं थीं, जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने नारी गरिमा आंदोलनों में भी उतनी ही सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नारी गरिमा आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। और इनमें एनी बेसेंट का नाम मैं पूर्व में ले चुका हूँ, सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता था, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसिद्ध कवयित्री, झांसी की रानी कविता की लेखिका, श्रीमती अरुणा आसफ अली, और ऐसे न जाने कितने नाम, राजकुमारी अमृत कौर, बहुत से नाम आपको स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे मिलेंगे जिन्होंने नारी गरिमा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास किया। नारी गरिमा आंदोलनों ने यद्यपि आंशिक सफलता पाई, किंतु नारी आज भी अपनी उचित स्थिति के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। अभी भी इसे मीलों चलना है, अभी उन्हें काफ़ी दूरी तय करनी है पुरुष के समकक्ष आने में, पर प्रयास तो शुरू हुए। नारी गरिमा आंदोलन के बाद अब हम आते हैं एक बड़ा अलग ढंग का आंदोलन, जिसे हम कहते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? ताड़ी एक तरह की शराब है जिसका उत्पादन ताड़ के पेड़ से होता है। इसमें नशा रहता है। इस नशे के खिलाफ आंदोलन कुछ क्षेत्रों में हुए। जिन दिनों BKU, भारतीय किसान यूनियन, उत्तर भारत में किसानों को इकट्ठा कर रहा था, उनको लामबंद कर रहा था, उनको एकत्रित कर रहा था, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा था, उसी समय लगभग एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में आ रहा था। आंध्र प्रदेश का यह आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, पहली बात। दूसरी बात, यह आंदोलन महिलाओं के द्वारा था। तीसरी बात, यह आंदोलन ताड़ी के विरोध में था, ताड़ी के उपयोग के विरोध में। चौथी बात, यह आंदोलन स्वफूर्त आंदोलन था, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वफूर्त आंदोलन। एक और देखिए, अब हम नारी गरिमा की बात कर रहे थे, और नारी गरिमा की बात करते हुए मैंने कहा कि इस आंदोलन को, नारी गरिमा से जुड़े हुए आंदोलनों को आंशिक सफलता मिली, पूरी सफलता नहीं मिल पाई, और आज भी उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। दूसरी ओर हम पाते हैं कि महिलाओं ने भी कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया, और उनमें से एक ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है। स्वपूर्ति आंदोलन के मायने क्या हैं? इस आंदोलन को चलाने के लिए कोई संगठन नहीं,
इस आंदोलन को चलाने के लिए किसी तरह का कोई बंधन नहीं, ये पूरी तरह वॉलंटियर आंदोलन था। अंतिम इस आंदोलन का उद्देश्य को यदि हम स्पष्ट करें और तो मदिरा की बिक्री पर पाबंदी, अड़ोस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग करने के लिए यह आंदोलन हुआ था, मांग करते हुए आंदोलन हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन का दूसरा पहलू, यह आंदोलन 1992 के सितंबर और अक्टूबर में कुछ ज़्यादा ही छाता है और ताड़ी से जुड़ी, इस आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें तेलुगु समाचार पत्रों में, यानी आंध्र प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में छपने वाले पत्रों में लगभग रोज खूब छप रही थी। जो घटनाक्रम रोज छप रहा था वो तो लगभग एक ही जैसा था, केवल गांव का नाम बदल जाता था बस। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सभी गांवों में लगभग एक जैसा आंदोलन का रूप था, अर्थात महिलाओं के द्वारा था, महिलाओं के स्वयमेव इच्छा के द्वारा था, ताड़ी के पाबंदी के लिए दबाव बनाने के लिए आंदोलन था और शांतिपूर्ण आंदोलन था। तो ये बड़ी रोचक चीज़ है समझने की कि खबर लगभग पूरी वैसी की वैसी रहती थी समाचार पत्रों में, बस गांव के नाम बदल जाते थे, यानी रोज नए नए गांव में आंदोलन हो रहा था। ये एक अच्छी खासी लड़ाई ताड़ी के विरोध में महिलाओं के द्वारा शुरू हो गई थी और ये लड़ाई महिलाओं के द्वारा ताड़ी के विरोध में थी। तो महिलाओं के विरोध में कौन से दो पक्ष थे, एक तो सरकार और दूसरा ताड़ी से जुड़े हुए ठेकेदार, माफिया, ताड़ी माफिया। तो ताड़ी माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। एक समय ऐसा आया कि इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि इस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में इसको जाना जाने लगा। अगली बात इस आंदोलन की, यदि हम इसकी व्युत्पत्ति की बात करें, ये आंदोलन आखिर शुरू कहाँ से हुआ? कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा पहली बार। तो हमें जाना होगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की ओर, जहाँ पे एक बड़ा छोटा सा गांव है दुबरगंटा। गांव का नाम क्या है? दुबरगंटा। नेल्लोर जिला, उसका एक छोटा सा गांव दुबरगंटा। इसमें 1990 के शुरुआत में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चल रहा था। क्या कार्यक्रम? प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, अर्थात बुजुर्ग महिलाओं को आधारभूत शिक्षा का ज्ञान, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत लिखना आ जाए, थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए, थोड़ा बहुत गणित आ जाए, तो इसे कहते हैं प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम। और इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं आती थीं, आ रही थीं। इन्हीं कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी बार बार। ग्रामीणों की शराब की गहरी लत जो हो चुकी थी उसके बारे में शिकायत करती थी। इसके चलते जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से महिलाओं को और पूरे परिवार को गुजरना पड़ता था, इसके बारे में बार बार उस प्रौढ़ शिक्षा अभियान संबंधी कक्षाओं में चर्चा होती थी। मानसिक और शारीरिक रूप से परिवार के जो पुरुष सदस्य थे वे कमज़ोर हो चुके थे, बेरोजगार भी हो गए थे, काम पे नहीं जाते थे और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी बदतर करने में बहुत अहम भूमिका निभा रही थी। शराबखोरी से इन जगहों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। शराब की खपत बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ गया था। पुरुष लोग लगातार काम से गैर हाजिरी ले रहे थे। बेहोशी और उसके बाद मौत
बड़ी सामान्य बात हो चुकी थी। बहुत से परिवार ऐसे थे जहां महिलाएं विधवा थीं, और इस सब के पीछे एक ही कारण था, शराब, ताड़ी। ताड़ी विरोधी आंदोलन अगले चरण में दो परस्पर विरोधी गुट में बदल जाता है। एक ओर शराब माफिया और दूसरी ओर ताड़ी का उपयोग करने वाले, ताड़ी का उपयोग के परिणाम स्वरूप पीड़ित परिवार। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन के कारण हम देखते हैं दो परस्पर गुट। शराब के ठेकेदार ताड़ी व्यवसाय पर एकाधिकार बनाए रखने का प्रयास करते थे, और इस प्रयास में वो तरह तरह के अपराध करते थे, चाहे वे हत्याएं ही क्यों ना हो। तो ये जो शराबखोरी थी, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। और महिलाओं को क्या दिक्कतें हो रही थी, इसका हम विस्तार से जिक्र अब कर चुके हैं। और इसीलिए इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका रही। परिवार को चला नहीं पा रही थी, अपने बाल बच्चों को पाल नहीं पा रही थी, अर्थव्यवस्था तो वैसे ही बिगड़ चली थी, तनाव, मारपीट का माहौल अलग बन चला था। घर के अंदर तनाव, घर के अंदर मारपीट, और अब तो ठेकेदारों के साथ भी उनका झगड़ा। तो महिलाओं की स्थिति बदस्तूर हो चुकी थी। ताड़ी विरोधी ये जो आंदोलन था, ये बढ़ता ही चला गया, और यहीं पे महिलाओं की सफलता, नारियों की सफलता परिलक्षित होती है। नेल्लोर की महिलाएं जो थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, स्वफूर्ति भाग लिया, बिना किसी चिंता के, शारीरिक अपमान की चिंता के, चाहे उनके परिवार के पुरुषों द्वारा या ठेकेदारों के माफिया द्वारा। उन्होंने इस ताड़ी विरोधी आंदोलन में प्रभावशाली भूमिका निभाई। वे ताड़ी के खिलाफ आगे आईं और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए सड़क पर उतर आईं। ये खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है और 5000 गांव की महिलाएं इस आंदोलन में सामने आ जाती हैं। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव लेती हैं, इसे कलेक्टर को भेजा जाता है। ये सब नेल्लोर में हो रहा है, एक ज़िले में। वहाँ लगभग 4-5 हज़ार गाँव की महिलाएं एक प्रस्ताव बनाती हैं, हस्ताक्षर करती हैं और जिला कलेक्टर को भेजती हैं। परिणाम क्या होता है? दबाव इतना हो जाता है कि नेल्लोर ज़िले में ताड़ी की नीलामी जो होती थी, ताड़ी का ठेका जो देने की नीलामी होती थी, उस नीलामी की कार्रवाई को 17 बार कलेक्टर के द्वारा रद्द करना पड़ा। और यहीं पर इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता थी। ये खबर जब रोज पेपर में आ रही थी, आग की तरह सब तरफ फैल रही थी। पूरे आंध्र प्रदेश में खबर फैलती गई। परिणाम क्या होता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन अब मात्र नेल्लोर तक सीमित न रह के अन्य क्षेत्रों में फैल जाता है। इसके साथ जैसे जैसे समय गुजरता गया, अनेक प्रबुद्ध लोग सामने आते हैं और ये पूरे आंदोलन का एक गहन अध्ययन प्रबुद्ध वर्ग द्वारा किया जाता है। इस पूरे आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को देश के विभिन्न भाग के लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और परिणाम स्वरूप नए नए तथ्य सामने आने लगते हैं, नई नई बातें सामने आने लगती हैं, नई बातें उजागर होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बड़ा साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो, बस यही उनका नारा था। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर महिलाओं के जीवन को बहुत प्रभावित किया था। महिलाओं का ये नारा, ताड़ी बंद करो, ताड़ी की बिक्री बंद करो, दिखने में तो बड़ा सरल, लेकिन इसकी जो पहुंच थी इस नारे की, इस नारे का जो प्रभाव था वो बड़ा अंदर तक था। ये किस तरह का आंदोलन था?
जिसने महिलाओं के जीवन को बहुत प्रभावित किया, बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया। उनमें आत्मविश्वास जगाया, उनमें इस बात की क्षमता का एहसास कराया कि वे यदि किसी चीज़ का विरोध करना चाहें तो उसमें सक्षम हैं, उसमें सफल हो सकती हैं। महिलाओं की गरिमा की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से महिलाओं ने नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में अपनी महत्ता, अपनी वजूदियत को महसूस कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे जो निजी मामले थे उस पर बोलने का मौका दिया। ये जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान था वो एक ऐसा मंच बन गया जहां पर महिलाएं अपनी बात उन्मुक्त तरीके से बोल सकती थीं और उनकी बातों को सुनने के लिए अब लोग उत्सुक थे। लोग उनके बातों के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए इन क्षेत्रों में जा जाकर लोग महिलाओं से संपर्क कर रहे थे। ये इस आंदोलन की सफलता का बहुत बड़ा कारण। ये बात दूसरी है, सवाल ये उठता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कितना उद्देश्य को पाने में सफल हुआ, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर जाना जा सके कि इस आंदोलन के बाद नेल्लोर जिले में कम से कम इसकी खपत कितनी कम हुई। लेकिन इतना तय है कि इसने महिलाओं की शक्ति को, नारी शक्ति की अहमियत को लोगों को महसूस कराया। अगला आंदोलन नारी गरिमा के बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन और उसके बाद हम मानते हैं जनजाति या आदिवासी आंदोलन। जनजाति आदिवासी आंदोलन सामान्यतः हम इसे कह सकते हैं एक तरीके का प्रवासी आंदोलन, जिन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भेज दिया जाता है या जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए विवश हो जाते हैं। जनजातियां या आदिवासी जिन्हें हम कहें वो दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में हैं। आखिर जनजातियां या आदिवासी क्या हैं? किसी भी स्थान के मूल निवासी जो हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी उस स्थान पे रह रहे हैं, वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं और पारंपरिक तरीके से रह रहे हैं। इन आदिवासियों की अपनी खुद की परंपराएं होती हैं, अपनी खुद की जीवन शैली होती है, अपने खुद की संस्कृति होती है और अपने खुद के धार्मिक विश्वास होते हैं। साथ ही इनका जो ढांचा होता है, अर्थव्यवस्था जो होती है, वो प्राचीन काल की होती है, आदिकालीन विशेषताओं के साथ जुड़ी होती हैं। किंतु ये विकास की मुख्य इकाई से पिछड़ने के कारण गरीब रह जाते हैं, पीड़ित जनसमूह के रूप में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ये लोग परंपरा से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, परंपरावादिता इनकी जड़ में है। ये लोग नए विचार, नई सोच और विकास की नई मुख्य धारा में जुड़ना कतई पसंद नहीं करते। परिणाम क्या होता है कि ये लोग पीछे हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, दूसरे शब्दों में गरीब रह जाते हैं। और यदि हम और से दूसरी भाषा में बोलें तो एक तरीके से पीड़ित समाज हो जाता है। आदिवासियों ने भी बाद में आत्मरक्षण के लिए अपने शोषकों के खिलाफ आंदोलन किया। ये लोग पीड़ित महसूस करते हैं, जब शोषित महसूस करते हैं, दूसरों की तुलना को में अपने को बहुत पीछे पाते हैं, तो फिर ये भी विद्रोह करते हैं। किसके खिलाफ? शोषकों के खिलाफ। क्यों? उनके द्वारा किए गए शोषण के विरोध में। यदि आदिवासी आंदोलन की बात करें तो 1882-85 और 1896 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1873 का पवना विद्रोह, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, और 1917 में मणिपुर में
थोडाई कुकियों का विद्रोह प्रसिद्ध है। ऐसे कुछ अन्य विद्रोह भी हुए जिसमें हमारे बस्तर के क्षेत्र में के भी विद्रोहों का जिक्र होता है, पर मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि आंदोलनों की यदि बात करें तो आंदोलनों के प्रकार में एक आंदोलन ऐसे प्रकार के भी होते हैं जो आदिवासियों के द्वारा होते हैं, अपने ऊपर किए गए शोषण के खिलाफ, शोषण के विरोध में, शोषितों के खिलाफ, क्योंकि इनकी नज़र में शोषण करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने इनको पीछे रखा है, समाज के मुख्य धारा से जिन्होंने इनको दूर रखा है।